इस मूवी की पिछली कहानी ये है कि एक लड़की बेकी है जिसके वालिदैन को एक चाबी के लिए कुछ लोग कत्ल कर देते हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ लोगों के पास अडॉप्शन के तौर पर रहती है। मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि बेकी को एक कपल ने अडॉप्ट किया है और वो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। वो इसे एक कुत्ता भी गिफ्ट करते हैं जिसका नाम डियागो है। ये इनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। रात को जब वो लोग सो जाते हैं तो ये डियागो को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसे घर से भागे हुए 2 साल हो चुके हैं और वो जंगल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करती है और ख़ुद को लड़ाई के लिए तैयार करती है। तभी हमें पता चलता है कि वो जंगल के पास ही एक घर में एक एलिना नामी खातून के पास रहती है। ना ही उसने कभी एलिना से इसके बारे में पूछा है। एलिना उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम मुझे यहाँ रहने का किराया देती हो, इसलिए मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तुम्हारी पिछली कहानी क्या है। बेकी वहाँ पर एक रेस्टोरेंट के ऊपर बतौर वेट्रेस जॉब करती है। होटल के अंदर काम करते हुए एक दिन उसे एक आदमी टीज करता है। वो ख्यालों ही ख्यालों में इसको मारती है। तभी वो घर आके एलिना से बातें करती है। उस वक्त रेडियो के ऊपर कुछ मुजरिमों के बारे में बताया जाता है। एलिना उसे अपने भाइयों के बारे में बताती है जो कि बहुत ही बुरे लोग थे। इनके बातें करते हुए रेडियो पर एक नोबल मैन नामी ग्रुप के बारे में बताया जाता है जो कि हुकूमत के खिलाफ काम करता है। इसके बाद बेकी अपने होटल में होती है तो वहाँ पर एंथोनी, डीजे और शान लोग आते हैं जो आपस में बातें करते हैं कि हम डैरल से मिलने जा रहे हैं जो कि नोबल मैन नामी ग्रुप के लिए काम करता है। एंथोनी बेकी को काफ़ी बदतमीजी से कॉफ़ी लाने का ऑर्डर करता है जो कि बेकी को पसंद नहीं आता। बेकी ला के कॉफ़ी इसके ऊपर गिरा देती है। एंथोनी समझ आता है कि इसने जानबूझकर इसके ऊपर कॉफ़ी गिराई है। रात को बेकी अपने कमरे के अंदर लेटी होती है और वो उसी चाबी के बारे में सोच रही होती है जिसके लिए इसके पेरेंट्स को कत्ल किया गया था। तभी तीनों गुंडे इसके घर में आ जाते हैं। ये लोग आकर बेकी के साथ काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। तभी एलिना गन लेके आ जाती है और इन गुंडों पर तान लेती है। तभी एंथनी एलिना को गोली मार के इसको मार देता है और वो बेकी को भी मार के बेहोश कर देते हैं और जाते हुए इसके कुत्ते डियागो को अपने साथ ले जाते हैं। होश में आने के बाद बेकी अपनी एंटी एलिना के पास बैठी होती है और वो इसको मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी है। वो अपने वालिद की मौत को भी याद करती है। इसको दफन करने के बाद वो इसकी चीजों को देखती है जिसमें उसकी फैमिली की तस्वीरें वगैरह इसको मिलती हैं। बेकी उसके बाद तैयारी करती है और वो इनसे बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार करती है और फिर वो इनकी तलाश में इनके पीछे चली जाती है। बेकी को याद आता है कि ये लोग बैठे हुए वहां पर किसी डैरल के बारे में बात कर रहे थे। बेकी पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि शहर में डैरल नाम के सिर्फ 2 लोग रहते हैं जिनमें से एक औरत है। जब बेकी इस औरत के घर जाती है तो इससे बातें करने के बाद उसे पता चलता है कि ये वो वाला डैरल नहीं है जिसकी से तलाश है। वो वहां से वापस आ जाती है। फिर वो दूसरे डैरल को तलाश करने जाती है जो कि लेक हाउस के अंदर रहता है। तभी डैरल घर में टॉम के साथ और बाकी लोगों के साथ बातें करता हुआ नजर आता है जो कि नोबल ग्रुप के लिए काम करते हैं और वो इस काम के बारे में इनको बताता है। डियागो भी वहां पर एक पिंजरे के अंदर कैद किया होता है। बेकी पिछले दरवाजे से इनके लेक हाउस के अंदर आ जाती है और वो इनकी बातें सुनती है। ये लोग एक सेनेटर को मारने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। बेकी इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें बना लेती है और छुप कर इन गुंडों की बातें सुनती रहती है। तभी डैरल शॉन को अपने काम के बारे में बताता है और वो इसके साथ बातें कर रहा होता है। वो इसको एक पेन ड्राइव एक लैपटॉप में लगा के दिखाता है कि हम किस तरह काम करते हैं और हमारी टीम के अंदर कौन कौन से लोग हैं। इस पेन ड्राइव के अंदर इनके सारे ही ग्रुप के लोगों के नाम मौजूद होते हैं। बेकी इनकी बातें छुपकर सुनती रहती है। डैरल शॉन को बताता है कि ये घर इसका अपना नहीं है, यहाँ पर एक कपल रहा करता था। जब वो पहली दफा यहाँ पर आया तो उसने उस कपल में से खातून के साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ की और उसके बाद इन दोनों को कत्ल करके यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। डैरल शॉन को ये भी बताता है कि इनके ग्रुप में काफी बड़े बड़े लोग हैं और ये बहुत बड़ा काम करते हैं। इनके जाने के बाद बेकी वो पेन ड्राइव लगाकर चेक करती है और पेन ड्राइव चोरी कर लेती है। उसके बाद बेकी इसी लेक हाउस के पास एक स्टोर रूम में चली जाती है जहां पर काफी ज्यादा हथियार देखकर उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। डैरल और ये सारे लोग आपस में बैठे बातें करते हैं। तभी बाहर डोर नॉक होता है। जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो इन्हें दरवाजे के बाहर एक फोन मिलता है। जब ये फोन पकड़ते हैं तो इस पर बेकी की कॉल आती है। तभी शॉन डैरल लोगों को इस कुत्ते के बारे में बताता है और बेकी के बारे में बताता है। डैरल कहता है कि तुम्हें इसका कुत्ता वापस कर देना चाहिए। तभी वो बेकी की कॉल अटेंड करते हैं तो वो इनको कहती है कि अगर मैं अच्छी हूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अगर मैं बुरी हूँ तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं हो सकता। एंथनी से कहता है कि मैं तुम्हारा कुत्ता वापस करने के लिए आ रहा हूँ। तभी वो बाहर आता है। एंथनी बेकी का पीछा करता है। बेकी से अपना पीछा करने पर मजबूर करते हुए इसे जंगल में ले आती है। जैसे वो जंगल में आता है तो वो ट्रैप करके उसे गड्ढे में गिरा देती है और इसे कहती है कि तुमने एलिना को और मेरे कुत्ते को मारा है। एंथनी से कहता है कि तुम्हारा कुत्ता जिंदा है और हमारे पास है। बेकी गन निकाल के इसको मारने का डरावा देती है लेकिन उसको मारती नहीं बल्कि इसे एक बम दिखाती है। उसके बाद डैरल के घर का दरवाजा नॉक होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो एंथनी को बम से उड़ा दिया जाता है। सभी सूरत हाल से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
डैरल अपनी गन निकालकर इन लोगों से पूछता है कि ये सब कुछ क्या है, मुझे असल बात बताओ। तभी शॉन बताता है कि इन लोगों ने एलिना को मार दिया था। डैरल को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी वो इनके साथ सेनेटर को मारने का प्लान डिस्कस करता है। ये सारी बातें सुनकर शॉन को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मैं इतना खतरनाक काम नहीं करूंगा। तभी डैरल वहां पर शॉन को मार देता है। उस वक्त इनको बेकी की कॉल आती है और वो इनको बताती है कि उनकी पेन ड्राइव इसके पास है और मेरी तुम लोगों पर नजर है। डैरिल उसको समझाता है कि मेरा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी मैं एलिना के कत्ल के लिए तुमसे सॉरी करता हूँ। तभी बेकी इनको धमकी देकर गुस्सा दिलाती है। टॉम गुस्से में घर से बाहर आता है। जैसे ही टॉम घर से बाहर आता है तो बेकी उसे एक एरो के साथ हिट करती है जो इसके मुंह के अंदर घुस जाता है। टॉम घर के अंदर आता है तो वो लोग इसके मुंह से तीर निकालते हैं। तभी वो टॉम बाहर निकलकर बेकी का पीछा करता है। बेकी उसे अपने पीछे भगाकर स्टोरेज रूम की तरफ ले जाती है। टॉम बाहर से इसके ऊपर गोलियां चलाता है। दूसरी तरफ डैरल डीजे को कहता है कि किसी भी तरह से मुझे पेन ड्राइव ला कर दो। डीजे कहता है ठीक है, मैं जाकर ले आता हूँ। बहाने से वो बाहर निकलता है और गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है, जिस पर डैरल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। टॉम स्टोर के अंदर चला जाता है और बेकी की तलाश में वहां पर गोलियां चलाता है। बेकी तभी इसकी तरफ एक स्मोक वाला बम फेंकती है और अंदर धुआं भर जाता है, जिसके बाद टॉम उस घर से बाहर आ जाता है। बेकी ट्रैक्टर लेकर इसको कुचलने लगती है, लेकिन उसे ट्रैक्टर की चाबी नहीं मिलती। तभी वो एक बड़ा खंजर लेकर इसके पीछे बाहर आ जाती है। वो इसको मारने लगती है तो टॉम उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी एक फैमिली है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरा एक बेटा भी है। बेकी इसे छोड़ने का सोचती है, लेकिन फिर अचानक उसे गुस्सा आता है और वो तलवार के साथ इसे मारना शुरू कर देती है और इसे मार मार के लहूलुहान कर देती है। तभी हम देखते हैं कि इसके एक इंजेक्शन आकर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो हम देखते हैं कि डैरल ने इसको एक कमरे के अंदर कुर्सी के साथ बांधा होता है, जहाँ पर डियागो भी कैद है। डैरल इसके सामान की तलाशी लेकर इसका सारा सामान खोलकर इसके पास रखा होता है। तभी वहां पर वो खातून भी आती है जिसका नाम डैरल है, जिससे बेकी पहले मिलने के लिए जाती है। दरअसल यही असल डैरल है जो कि इस नोबलमैन नामी ग्रुप की हेड है और दूसरा डैरल लड़का इसका बेटा है। डैरल बेकी से पेन ड्राइव मांगते हैं, लेकिन बेकी इनके मुंह पर थूक देती है। डैरल कहते हैं कि हम तुम्हारे कुत्ते को मार देंगे। वो इस कुत्ते को मारने के लिए इसका पिंजरा खोलते हैं। बेकी उनको कहती है कि मैं तुम लोगों को पेन ड्राइव देने के लिए तैयार हूँ। वो इन्हें बातों में लगाकर किसी तरह से खुद को रस्सियों से आजाद कर लेती है और करीब पड़े स्प्रे से जो मर्द डैरल है उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है। डैरल भागकर वॉशरूम की तरफ जाता है। तभी फीमेल डैरल अपनी गन निकाल लेती है और वो बेकी की तरफ तान लेती है। बेकी चाकू उठाकर इसके माथे का निशाना लगाकर इसको हिट करती है, जिससे फीमेल डैरल गिर जाती है। बेकी वहां से भाग जाती है। जब डैरल अपनी आंखें धोकर बाहर आता है तो वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। बेकी जंगल की तरफ भाग जाती है। डैरल भी इसके पीछे आता है और इस पर गोलियां चलाता है। एक जगह पर जाकर बेकी रुक जाती है। डैरल जब इसके लिए आगे बढ़ता है तो उसका पांव एक ट्रैप में फंस जाता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। उसके गिरते ही एक और ट्रैप उसके गले के अंदर आके फंस जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। बेकी इससे अपनी वही चाबी लेती है जो इसने इसको बांधने के दौरान छीन ली थी और वो जाके डियागो को आजाद करती है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि फीमेल डैरल भी उठ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा निशाना ठीक नहीं था और मैं बच गई हूँ, और वो गोली चलाती है, लेकिन गोली बेकी की बजाय किसी और चीज पर हिट कर जाती है। तभी बेकी डियागो को इशारा करती है और वो डैरल खातून पर हमला कर देता है और इसको वहीं पर खत्म कर देता है। 24 घंटे के बाद हम देखते हैं बेकी एक CIA के ऑफिस के अंदर बैठी है, जहां पर मोंटेना किड नामी एजेंट के साथ बातें करती है और उसको वो पेन ड्राइव देती है। उसकी उम्र 16 साल है। उसको बताती है कि मैंने किस तरह से एक बहुत बड़े ग्रुप को खत्म किया। नोबलमैन ग्रुप को खत्म करने के बदले में वो एजेंट इसको कहती है कि तुम्हें CIA के लिए काम करना चाहिए और तुम CIA की सबसे कम उम्र एजेंट बनोगी, ताकि तुम अपनी चाबी के बारे में भी सुराग लगा सको और तुम बुरे लोगों को खत्म करने में बहुत शानदार काम कर सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि डीजे अपनी गाड़ी को मरम्मत करने के बाद रोड के ऊपर लेकर निकलने लगता है। तभी वो अपने बैक मिरर से देखता है कि पीछे बेकी एक ब्लैक सूट के अंदर CIA एजेंट के रूप में खड़ी है और उसके हाथ में एक बड़ा बजूका है और वो इस बजूके के साथ डीजे की गाड़ी को हिट करती है और इसको ब्लास्ट कर देती है। इसके साथ ही ये शानदार मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आपको ये मूवी कैसी लगी, इस बारे में हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा।